हेलो दोस्तों, मेरे परीक्षा सर्कल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको इतिहास विषय के बारे में पढ़ाऊंगी जो एलटी, जीआईसी, सीटेट, टेट, बीपीएससी, टीआरई 4 में आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी सबका मिक्सअप है। ये आपको आपके बेस को मजबूत करता है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, फिर आता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास मतलब किसी भी इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। वैसे प्राचीन इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। ऐतिहासिक 3 स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत, और इसके आते हैं दूसरे साहित्यिक स्रोत, और तीसरे आते हैं विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत में आता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र जो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जो खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद मुद्रा शास्त्र में आता है मिट्टी के सिक्के, मिट्टी के बने सिक्के, जिसे हम जो सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। जिसे मोहरों का यूज किया जाता था, मोहर के रूप में उसका यूज किया जाता था। दूसरा आता है चांदी के सिक्के, जिसे आहा सिक्के कहा जाता है। इसे पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है, जो थप्पे मार के बनाए गए थे। ये प्रथम शताब्दी में पंजाब और हरियाणा में जो कबीलाई गणराज्य द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अवधेय राज्य प्रमुख था। कबीलाई गणराज्य थे, उसमें अवधेय राज्य थे पंजाब और हरियाणा में। उसने सबसे पहले चांदी के सिक्के मतलब आहा सिक्के जारी किए थे। दूसरा आता है सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यमनी मतलब कि इंडो ग्रीक ने जारी किए थे, और सबसे बड़ी मात्रा में गुप्त शासक ने जारी किए थे। और उसके बाद धीरे धीरे सिक्के बहुत तरीके से जारी किए गए, जैसे शीशे के सिक्के, पोटीन के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये हमें मुद्रा शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। पुरातात्विक स्रोत है। इसमें आता है फिर अभिलेख को अभी तक हम पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, मुद्रा शास्त्र। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख जो है, अभिलेख मुहरों पे मिले हैं, प्रस्तर पे मिले हैं, स्तंभों पे मिले हैं, चट्टानों पे, ताम्रपत्रों पे और मंदिर के दीवारों और ईंटों पे मिले। सबसे ज्यादा पत्थर के अभिलेख, सबसे ज्यादा पत्थर पे खुदे अभिलेख दक्षिण भारत में मिले हुए हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक, मैसूर, ये सब एरिया में सबसे ज्यादा मिले हुए हैं। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। अभिलेख के प्रथम साक्ष्य 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण कराए गए हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं। उसके बाद संस्कृत के अभिलेख मिले हैं, अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं, यूनानी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और प्राचीन तिथि के अध्ययन को, जो अभिलेख में प्राचीन तिथियां होती है, उसके अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। मतलब लिखने के तरीके को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। पढ़ाएंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें डिफरेंट ये है कि अगर लिखित विवरण के आधार पर इन्हें बांटा जाए तो ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलते हैं। इसे पत्थर का युग कहा गया, पसाड़ का युग कहा गया। इसमें पसाड़ काल आता है। और आज ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता में ये मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर वैदिक सभ्यता में हम ऐतिहासिक काल में भी जोड़ते हैं और आदि ऐतिहासिक काल में भी जोड़ते हैं। इसमें धार्मिक ग्रंथ मिले हुए, जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये धर्म से रिलेटेड हैं। इसमें धर्म के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। इस काल के बारे में हमें जानकारी खुदाई से ही प्राप्त होता है। कोई भी बुक वगैरह अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ये ईसा पूर्व 6वीं सदी में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होते हैं। ऐतिहासिक काल 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कि सेनोजोइक काल में जो हिम युग था, उसमें सेनोजोइक काल था। सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए थे। उसके बाद आता है प्लेटोसीन युग। प्लेटोसीन युग को नया युग कहा जाता है, अत्यंत नूतन युग। नया युग मतलब अत्यंत नूतन युग।
और तीसरा है होलोसिन। होलोसिन समस्त लिखित इतिहास, जितने भी लिखित इतिहास हैं, जितने सारे लिखित इतिहास हैं, उसे होलोसिन युग में सारे लिखित इतिहास आ जाते हैं। जितने भी हमें लिखित विवरण मिलते हैं, विदेशी यात्री, साहित्यिक, धार्मिक, धर्मेतर, सारे चीज़ आ जाते हैं लिखित विवरण में। उसके बाद आता है हमारे जो मानव प्रजाति को बांटा जाता है, उसके आधार पे हम उसके विकास का क्रम कैसे होता है। जैसे सबसे पहले होमो हैबिलस आया था। होमो हैबिलस सबसे पहले आया था, इसे प्रथम कारीगर भी कहा जाता है। प्रथम कारीगर मानव होमो हैबिलस है। दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करता है, सबसे पहले आग का आविष्कार होमो इरेक्टस करता है। तीसरा आता है होमो सेपियंस, जिसे बुद्धिमान मानव कहा गया। होमो सेपियंस को बुद्धिमान मानव सबसे पहले कार्ल लिनियस ने कहा था। देन आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो वर्तमान के मानव। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होमो सेपियंस सेपियंस मानव, जो आजकल के मानव हैं। 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और अभी तक के मानव को होमो सेपियंस सेपियंस मानव कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डेनमार्क। डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय है, जो 1836 ईस्वी में जे थॉमसन ने त्रिकाल विभाजन किया। उसमें रखे हुए पुरावशेष के आधार पर उन्होंने त्रिकाल विभाजन किया। त्रिकाल विभाजन में पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। पाषाण काल आप तो समझ ही रहे होंगे कि पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। दूसरा है कांस्य, मतलब तांबे और टीन को मिला के कांसा बनता था, जो कांसे का औजार बनते थे, तो उसे कांस्य काल कहा गया। फिर लौह काल आता है। लोहे को तो आप जानते ही हैं, लौह काल। इसे जेम्स मिल ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। इसी काल को जेम्स मिल ने 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन इन्होंने जे थॉमसन ने इन्हें 3 भागों में बांटा है, जिसे त्रिकाल विभाजन कहते हैं। पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। इसे परिभाषित करते हैं पीएफ सुहग ने, मतलब इनका सपोर्ट पीएफ सुहग ने भी किया है। नेक्स्ट है 1961 में कॉम्सन और ब्रैडवुड ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल में ही 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को भोजन उत्पादन का काल भी कहते हैं। भोजन, जिस समय भोजन का उत्पादन होने लगा था, कृषि होने लगी थी, पशुपालन होने लगा था, इसलिए भोजन उत्पादन का काल भी नव पाषाण काल को कहते हैं। नेक्स्ट आता है 1870 ईस्वी में एडोर्ड लॉर्टेड ने पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा। एडोर्ड लॉर्टेड ने 1870 ईस्वी में, आप लोग याद करते चलिए, 1870 ईस्वी में एडोर्ड लॉर्टेड ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। याद हुआ? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और नेक्स्ट है, आप लोग को इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट बता देते हैं। जैसे चॉपिंग संस्कृति होती है, उसका सबसे पहले शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग H.L. मोवियस ने किया था। चॉपिंग ये पाषाण काल का एक हथियार है, हथियार कह सकते हैं, मतलब एक औजार है, जिसे इसका सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग H.L. मोवियस ने किया था। आप लोग याद करते चलिए। D.N. वाडिया को सोन घाटी का पितामह कहा जाता है। सोन घाटी जो बेलन घाटी है, सोन घाटी है, बिंदु के पर्वत में है, उसे D.N. वाडिया ने सोन घाटी का पितामह कहा जाता है। और रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। आप लोग इतना याद करते रहिए, नेक्स्ट आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।